यदि ये स्मृति ईरानी हार जाती हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और स्मृति ईरानी के लिए बहुत बड़ी चोट होगी, क्योंकि गांधी परिवार अपने, जिसको कहा जाए कि अपने एक सिपाही से किसी को हरवा सकते। मुझे ऐसा लगता है कि शायद 9 से 10 सीटें विपक्ष जीत सकता है इस चरण में। बूथ मतलब ले जाने में, निकालने में बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़ा, मुझे कहीं ऐसा लगा कि वो अपने मतदाताओं को निकालने में असफल रहे। 2024 लोकसभा चुनाव के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं। 5 चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की 53 सीटें जिन पर मतदान हो चुका है, अब 27 सीटें बची हैं और 2 चरण बचे हैं जिसमें मतदान होना है। तो हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन जी हैं और बात होगी 5वें चरण की 14 लोकसभा सीटों पर कि उस पर क्या अनुमान है। इन 14 सीटों में विपक्ष के पास मात्र 1 सीट इंडिया गठबंधन के पास रायबरेली की थी और 13 सीटें बीजेपी के पास थी। इस बार बीजेपी को इन 13 सीटों में कितना नुकसान हो रहा है, क्या कुछ विपक्ष को मिल रहा है और क्या बीजेपी को मिल रहा है, यानी एनडीए को मिल रहा है। मनमोहन सर, 4 चरण में जो देखा गया, उसके बाद जो 5वां चरण रहा तो उसमें बड़ा दिलचस्प रहा। राजनाथ सिंह लखनऊ से, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर मोहनलालगंज से, स्मृति ईरानी अमेठी से, राहुल गांधी रायबरेली से, तो इस तरीके का बड़ा, हाँ, ज्योति फतेहपुर से। तो रायबरेली और अमेठी लखनऊ को लेकर के बड़ी चर्चा है। जो है जी जी, हाँ, 14 में 5 तो केंद्रीय मंत्री थे, वो सॉरी बड़े लोग थे, और जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री थे। तो 14 सीटों की बात करें और 5वें चरण की बात करें तो क्या कुछ निकल के आ रहे हैं। और बात की जाए 5वें चरण का जो समीकरण पिछड़ा था और इस बार जो था, उसको लेकर के आप अगर कुछ बताएं। देखिए, जो बात आपने सवाल में ही उठाई कि जो 5वां चरण है उत्तर प्रदेश का, ये बहुत महत्वपूर्ण चरण था और इसमें विपक्ष के पास खोने के लिए जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी। 14 में से एकमात्र रायबरेली सीट थी, वो विपक्ष के पास थी। सोनिया गांधी वहाँ से लगातार सांसद थी और इस बार भी थी। और जो रायबरेली की सीट है उसको सोनिया जी ने अपने स्वास्थ्य कारणों से चुनाव न लड़के अपने बेटे राहुल गांधी को उसको सौंपा। और जिस दिन से राहुल गांधी आए और ये स्ट्रेटेजिकल हुआ कि ये 5वें चरण में विपक्ष, क्या मैं कहूँगा, ये समाजवादी और कांग्रेस जो गठबंधन है, इसने अपनी रणनीति को बहुत ही गोपनीय तरीके से रखा और लास्ट मोमेंट तक उलझा करके रखा सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी को कि कौन किस सीट पर लड़ेगा। खासतौर से 2 सीटें अमेठी और रायबरेली, जिनको कि गांधी परिवार का परंपरागत सीट माना जाता है, कहा जाता है, और उस पर लास्ट मोमेंट पर, लास्ट डे दोनों जगह नामांकन हुआ। अमेठी में कांग्रेस परिवार ने अपने सिपह सलार, जो 40 साल से अमेठी में गांधी परिवार की राजनीति को, गांधी परिवार के जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, पब्लिक कनेक्शन है, उन सबको संजो के रखने वाले किशोरी लाल, जो केएल शर्मा के नाम से जाने जाते हैं, और पूरे अमेठी में यदि किसी को आप जाके पूछेंगे रायबरेली अमेठी में किशोरी लाल कौन है, तो खट से लोग बता देंगे अरे केएल शर्मा जी हैं, कांग्रेस के। उनको अचानक स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा और रायबरेली से आकर के राहुल गांधी ने किया दोनों सीटों पर। जैसा कि ऐसा माना जा रहा है कि अमेठी भी स्मृति ईरानी बुरी तरह से फंसी हुई हैं, उनके वाणी से, उनकी चीज़ों से, कार्यकर्ताओं में जिस तरह से तमाम जगह बूथ, मतलब क्या बूथ के बस्ते लूट ले गए, बस्ते लगाने नहीं दिया, ऐसी शिकायत है, ऐसी शिकायतें आई, सामने लोगों के बयान हैं। उन सारी चीज़ों से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये हताशा का नतीजा दिखाता है सत्तारूढ़ दल का। तो ऐसे में ये लगता है कि यदि ये स्मृति ईरानी हार जाती हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और स्मृति ईरानी के लिए बहुत बड़ी चोट होगी, क्योंकि गांधी परिवार अपने, जिसको कहा जाए कि अपने एक सिपाही से किसी को हरवा दिया। ये भी एक प्लान हो सकता है, कहा जाता है कि एक प्लान हो सकता है, ये भी हो सकता है। और ये भी एक चर्चा है कि भाई वायनाड है तो हो सकता है राहुल गांधी वायनाड छोड़ें या रायबरेली छोड़ें। रायबरेली छोड़ें तो हो सकता है प्रियंका गांधी मैदान में आ जाएं। ये भी स्ट्रेटजी के तहत हो सकता है, दोनों भाई बहन एक साथ ना चुनाव। लेकिन प्रियंका की बात का जवाब विपक्ष नहीं दे पाया क्योंकि वो परिवार से लेकर के और बाकी चीज़ें जो करती रही उसका रहा मामला। ठीक है सर, अब हम लोग बात करते हैं सीधा एक सीट का। तो हम पहले बात करते हैं राजधानी लखनऊ की जी। तो लखनऊ को क्या माहौल आपने देखा? देखिए, लखनऊ में राजनाथ सिंह जी बड़े लीडर हैं और राजनाथ सिंह जी का यहाँ पर हर वर्ग विशेष में उनका एक अपना पर्सनल राजनाथ सिंह जी का वो है। और राजनाथ सिंह जी दोनों पक्षों में, जिसको कहा जाता है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय हमारा है, जो मुस्लिम वर्ग है, उसके अंदर भी उनकी वो है।
मगर इस बार का जो ट्रेंड देखने को मिला, एक तो भीषण गर्मी थी कल, और जो जिस पक्ष को माना जाता है बहुसंख्यक, उसका वोट कम निकला। और मैं तो स्वयं मैंने बहुत सी जगह दौरा किया, मैं गया था, देख भी रहा था, तो उसमें वनस्पति जो अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर्स हैं, या ये कहिए कि सपा कांग्रेस गठबंधन का जो असर था जमीन पर, वो बहुत मजबूती के साथ दिखाई पड़ा। लखनऊ में भी, हाँ, लखनऊ में बहुत मजबूती के साथ दिखाई पड़ा। और साथ में लखनऊ का एक चुनाव हो रहा था, लखनऊ पूर्वी। तो लखनऊ पूर्वी में तो ये चल रहा था कि कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, जो विधानसभा की हो रही है, बाई इलेक्शन हो रहा है, जिसमें बाई इलेक्शन में और बीजेपी कैंडिडेट थे ओपी श्रीवास्तव, उनका प्रभाव भी मतलब मुझे कम दिखाई पड़ा। अच्छा, और शायद ये हो सकता है कि वो पहला चुनाव लड़ रहे थे, और कांग्रेस कैंडिडेट थे मुकेश चौहान, वो लगातार कई टर्म का पार्षद भी है और वो भी है, तो मतलब उसका प्रभाव ज़्यादा दिखाई पड़ा पूर्वी में। अब नतीजा क्या आएगा वो तो राजनाथ सिंह का क्या लगा? जीत तो सुनिश्चित लग रही है, लेकिन मार्जिन घट सकता है, क्योंकि जैसा कि राजनाथ सिंह जी की टीम लगातार कह रही थी अब की 5 लाख के पार, अब लेके 5 लाख के पार, तो ऐसा दिखाई नहीं वोट ही नहीं पड़ा जब 50% के नीचे वोट परसेंटेज तो बढ़ा, 52-54% गया, मगर मतदाता भी उसी रेशियो बढ़े, तो 19 के मुकाबले आप कहेंगे तो मतदाता भी बढ़ा है, मगर वोट परसेंटेज जो उम्मीद की जा रही थी कि 60-62 चला जाएगा, वो 60-62 नहीं गया। बगल में सीट मोहनलालगंज भी है, मोहनलालगंज के क्या? मोहनलालगंज का चुनाव तो देखिए इस बार बहुत ही भाजपा के लिए बहुत ही शुरू से ही लग रहा, क्योंकि उनकी वाणी से कार्यकर्ताओं में भी निराशा थी। अभी उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था मोहनलालगंज की, भाई तुम नहीं वोट मांग सकते हो तो मत जाओ लेने के लिए वोट अपने कार्यकर्ताओं से। जो प्रत्याशी सीधे ये बात संवाद करे तो कार्यकर्ता किसी का बंधुआ नहीं होता है, जो भी होता है मतलब ये माना जाता है राजनीति में, क्योंकि लोग डिवोटी होकर काम करते हैं, कैंडिडेट के साथ लगते हैं, पार्टी को मानने वाले होते हैं। और उनका वीडियो भी वायरल हुआ, उन्होंने कहा मैं पहली बार 11,000 से हारा था, मैं 17,000 से हारा, अब मैं 25,000 से हार जाऊंगा। तो मैं वो ये कह रहे थे कि मुझे कार्यकर्ताओं की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट में उनके और जो कैंडिडेट विपक्ष के थे आर.के. चौधरी, वो 3 बार के एमएलए रह चुके हैं, मिनिस्टर रहे हैं यहाँ पर, और उनका पासी समुदाय में इनसे ज़्यादा बड़ा प्रभाव है। और दूसरा चूँकि कांग्रेस और सपा का अलायंस है, और दोनों सीट पे मैं आपको बता दूं कि लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी का कोई भी कैंडिडेट कहीं भी यूपी की इन 14 सीटों में से मुझको कहीं लड़ता हुआ दिखाई नहीं दिखाई दे रहा है। बड़ी अयोध्या पे सबकी नज़र है, क्योंकि राम मंदिर बना है, राम मंदिर के नाम पर वोट भी मांगा गया, और वो एक बड़ी सफलता बीजेपी मानती है। तो अयोध्या में क्या स्थिति है? देखिए, बेशक अयोध्या चुनाव का मुद्दा हुआ करता था, अयोध्या माने राम जन्मभूमि, राम मंदिर, मगर जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक वर्डिक्ट दे दिया और वो उसको सारे दलों ने मान लिया, सारे पक्षों ने मान लिया, जो उसमें मुकदमे में पैरवी कर रहे थे, वादी थे, प्रतिवादी थे, सब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और राम का भव्य मंदिर निर्माण हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो वो ये इशू एक तरह से रिजॉल्व होकर ख़त्म हो गया। तो इस इलेक्शन के अंदर बेशक सत्तारूढ़ और भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या को, रामलला को, प्राण प्रतिष्ठा को एक मुद्दा बनाने का प्रयास किया, और प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा वहाँ जाकर रोड शो किया, दर्शन किया। ये भी एक तरह से कनेक्ट करने का प्रयास था अपने मतदाताओं को, बहुसंख्यक समुदाय को, कि जो भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले लोग हैं उनको, या विपक्ष पर इसको हावी कराने का। तो वो इशू बन नहीं पाया, और शायद यही वजह थी कि प्रधानमंत्री को बाराबंकी की जनसभा में आकर के ये कहना पड़ा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो राम मंदिर पे बुलडोजर चलवा देगी। ये एक बयान लोगों को दिमाग में, जहन में उतरा नहीं कि प्रधानमंत्री के स्तर का बयान इस लेवल का, और वो भी बैकफायर कर गया, क्योंकि विपक्ष ने तत्काल उस पर हमला किया कि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनवाया है, ना कि किसी सरकार ने बनवाया। तो उस पर अशोक गहलोत का बयान आया, अगले दिन तत्काल आया कि सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, और कोई भी सरकार होती वो मंदिर बनाती, और आस्था सबकी है, आस्था भी जताते रहे। वहीं अखिलेश यादव का बयान आया कि सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान ले और इसमें अवमानना का मुकदमा चलाए, बुलडोजर वाले मामले में। तो उसके बाद कहीं फिर किसी विपक्ष, मतलब भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर ने उसको कैच नहीं, क्योंकि एक आइडियल है भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी, और जो वो बोलते हैं, या अमित शाह जी जो बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नीचे स्तर के लेवल, सेकंड लाइन के लोग उसको तुरंत कैच कर फॉलो करके और फिर उसी पर वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं।
तो राम मंदिर इस चुनाव का मुद्दा मुझे बनता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। क्या लल्लू सिंह को जो वो एक बयान दिया था उन्होंने कि अगर 400 पार इसलिए आनी चाहिए क्योंकि संविधान में बदलाव करना है, तो क्या वो भी बड़ा नुकसान कर रहा है अयोध्या में? देखिए, लल्लू सिंह ही नहीं, अरुण गोविल थे मेरठ में, उन्होंने भी कहा था कि 400 की इसलिए कि संविधान में संशोधन होना है। ये दो लोगों के बयान ऐसे आए थे जो शायद मैं कहता हूँ सेकंड या दूसरे या तीसरे चरण में ही आ गया था। वहीं से ये बात और मजबूत हो गई विपक्ष के आरोप की कि संविधान बदलना चाहते हैं। जी। ठीक, तो लल्लू सिंह अगले ही दिन बैक हो गए, अरुण गोविल का भी, उनको भी रोक दिया गया। तो ये लोगों के जो बात, आपका अभी पहले सवाल था कि क्या दलितों में ये बात आ गई, क्या पिछड़ों में ये बात आ गई कि संविधान का वो ख़त्म कर देना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं उसको बल देते हैं इनके बयान कि संविधान में आखिर 400 सीट क्यों। तो जब इन लोगों ने बयान दिए तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लेवल पे किसी भी पॉलिटिशियन, किसी भी नेता, किसी भी प्रत्याशी का ऐसा नहीं आया कि वो ये बात करे कि 400। कल राजनाथ सिंह जी ने भी कहा कि मैं 400 पार की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, मतदान करने के बाद कहा। फिर उन्होंने कहा कि हमें 400 पार का संकल्प है। तो अब वो 400 पार वाली बात दूसरे चरण के बाद खत्म हो गई, कहीं कोई बोल नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात है दलित और पिछड़ों में कि वाकई में तो जो नैरेटिव विपक्ष बना के अपने लिए हमने भी लगातार कवरेज किया, गांव-गांव जाकर के हमने पूछा लोगों से और बात करी, क्योंकि चुनाव में हम काफ़ी जिलों में गए हैं, तो वहाँ निकल के यही आ रहा है, दलित यही कह रहे हैं कि हमारा चुनाव जो है इस बार सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उनकी लिखा हुआ संविधान को बचाने का। तो ये बात दिल में उनके बैठ गया है। यही तो मैं बता और रहा हूं। वो ये भी कह रहे हैं कि हमको वोट भी उसी को देना है जो मजबूत इस समय संविधान बचाने की तरफ काम कर रहा हो। देखिए, इस इलेक्शन में मतदाता जो मैंने देखा है, मतदाता कंफ्यूज नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है कि वो साइकिल ढूंढ रहा है, पता चले कहीं कांग्रेस कैंडिडेट है, मान लीजिए रायबरेली में कोई वोट दे रहा है तो वो वहाँ साइकिल नहीं ढूंढ रहा है। उसको ये पता है कि गठबंधन के प्रत्याशी राहुल गांधी है। अमेठी में उसको पता है कि हमारे किशोरीलाल ये गठबंधन के प्रत्याशी हैं। वहीं बगल की सीट पर मतलब गोंडा में मान लीजिए पता है कि यहाँ साइकिल है। तो ये मतलब ये पहला इलेक्शन ऐसा मैं देख रहा हूँ लंबे दिनों के बाद जिसमें मतदाता कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, और स्थिति ये है, मैंने पूछा लोगों से कि भाई जो राहुल गांधी समाजवादी पार्टी जो वादा किया आप लोगों से कि 8,500 रुपये महीना और राशन डबल, इस तरीके के जो उस पर विश्वास है, उन्होंने कहा उस पर हमको नहीं ले जाइए आप, हमारा जो मतदान है वो पहले संविधान और आरक्षण की बात है। यही बात है। वादों पे ध्यान नहीं दे रहे लोग इस बार। इलेक्शन शुरू होने के 6 महीने बल्कि 1 साल पहले से ही ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बात को एक कैंपेन के रूप में स्टार्ट कर दिया था कि बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है, आरक्षण युवाओं का ख़त्म करना चाहती है, इसमें इजाफा कर दिया। उनकी बात को बल मिला जो उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल के अंदर जो भी परीक्षाएं हुई, 8, 9, 10 जो भी परीक्षा हुई, वो किसी भी स्तर की परीक्षा हो, सारे पेपर लीक हो गए। अब सर जाते हैं फतेहपुर में साध्वी निरंजन ज्योति जो केंद्रीय मंत्री नहीं वो हैं, तीसरी बार मैदान में थी, 2 बार सांसद थी वो, और समाजवादी पार्टी से प्रदेश जितने नरेश उत्तम पटेल, उन्होंने कहा कि हम प्रदेश अध्यक्ष भी हमारी चली जाए, कोई दिक्कत नहीं, हमको चुनाव लड़ना है। तो वहाँ की स्थिति सर क्या है? देखिए, फतेहपुर में कुर्मी बहुल सीट है और साध्वी निरंजन जी भी शायद उसी वर्ग से आती हैं और नरेश उत्तम जी भी आते हैं। अब नरेश उत्तम जी का वहाँ पहली बार का इलेक्शन है और वहीं के मूल रहने वाले हैं। तो अब ये देखिए, वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो उस रूप में चुनाव लड़ने गए थे। अब बीच प्रदेश अध्यक्ष में उनका पद हटा दिया गया। अब उससे कितना कार्यकर्ता उनका या पार्टी के लोग कितना उनके साथ लगे। हालांकि अखिलेश यादव उनके समर्थन में जनसभा करने गए, हालांकि ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, सन 85 से राजनीति कर रहे हैं, छात्र संघ की राजनीति से शुरू करके, और वो MLC, विधायक, सांसद, या पहली बार सांसदीय चुनाव लड़ रहे हैं। वो सीट थोड़ा सा टफ जरूर है गठबंधन के लिए। अब साध्वी निरंजन तीसरी बार है, यदि कहीं इनकम्बेंसी हुई सरकार के खिलाफ तो साध्वी निरंजन जी के लिए मुश्किल की घड़ी हो सकती है। मगर फतेहपुर में बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता कि वहाँ पर अभी बहुत स्पष्ट तस्वीर नहीं है। हाँ, कि वो समाजवादी क्लियर कट हम लोग कर लिया जाए, लेकिन टक्कर की लड़ाई है। फिर सर आ जाते हैं, जैसे अब रायबरेली हो गया, अमेठी, लखनऊ, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, बुंदेलखंड की जो सीटें हैं, बुंदेलखंड क्या स्थिति, क्योंकि बुंदेलखंड पे लोगों ने बड़ा फोकस किया। बुंदेलखंड की झांसी सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी के प्रदीप जैन आदित्य जो हैं वो पहले भी रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। और तो वो सीट जो है
वो कांग्रेस की मजबूत नज़र आती है। और वो बेल्ट ऐसी बेल्ट है जिसके अंदर एक यादव लड़का था जिसका पुलिस ने हाँ, फर्जी इनकाउंटर जिसको कहा गया, जिसमें अखिलेश यादव गए थे, अखिलेश यादव किया था गरोठा के वो दीप नारायण जायसवाल, उनका भी वो हुआ। और बीच में कई लोग इधर हो गए, तो आपका जालौन जो है सुरक्षित सीट है, तो ये संविधान का मसला आएगा तो वहाँ दिक्कत पैदा हो सकती है। फिर आप बांदा सीट पे आ जाइए। बांदा का पाठा और ये सारा क्षेत्र जो है वो बांदा कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। 21 में से 19 सीटें विधानसभा की समाजवादी पार्टी जीतती रही। फिर बाद में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तो 21 में 18-17 ये जीत गए। तो वहाँ का भी वोटर जो है वो उस तरह का है। बांदा हो गया, झांसी हो गया, आपका जालौन हो जाएगा, हमीरपुर हो गया। हमीरपुर में भी लड़ाई बहुत मजबूत लड़ा है विपक्ष। जी। और राजा भैया का क्या स्थिति रही? कौशाम्बी की सीट बताया जाता है कि पहले बहुत फंस रही थी, कि राजा भैया का जो बाद में स्टेटमेंट आया कि भाई जिसको जहाँ चाहे वोट दिए, और फिर कहा गया खुला समर्थन समाजवादी पार्टी को उन्होंने दे दिया, तो उनका भी कुछ फर्क पड़ा कौशाम्बी सीट पे? कौशाम्बी सीट पे इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज़बरदस्त है। विनोद सोनकर जी के खिलाफ माहौल है, और राजा भैया पहले चाहते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी हमको दे, क्योंकि राजा भैया ने राज्यसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था। उनके 2 विधायक हैं, वो कुंडा प्रतापगढ़ से खुद हैं और बाबागंज से उनके सरोज जी हैं। तो अभी क्या था कि जब पिछला चुनाव 19 का हुआ था, उसमें इंद्रजीत सरोज लड़े थे कौशाम्बी से, और वो समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं। बसपा सरकार में 4 बार की मायावती सरकार में मिनिस्टर रहे, और उनका राजा भैया का बड़ा विवाद हो गया था उस चुनाव में लेकर के, तो बड़ी नाराज़गी का भाव चल रहा था। मगर इन बिटवीन क्या हुआ कि माहौल दूसरा बदल गया, तो विनोद सोनकर से भी नाराज़गी हो गई। तो उस नाराज़गी को दूर करने के लिए अमित शाह जी ने राजा भैया को बेंगलोर बुला करके वहाँ एक काफ़ी लंबी बातचीत किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त थी कि राजा भैया हमें समर्थन मिल जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। अब वो किन वजह से कि राजा भैया जब यहाँ आए तो फिर यहाँ के स्थानीय जो उनके प्रत्याशी हैं विनोद सोनकर जी, उनके बयान इस तरह के आने लगे। और प्रतापगढ़ के अंदर 2 विधानसभा पे तो राजा भैया का प्रभाव है, वो जहाँ कह देंगे वहीं वोट चलेगा। फिर उन्होंने खुल के समर्थन नहीं किया, मगर उन्होंने कह दिया कि हमारा जो समर्थक है वो खुला है, उसके लिए रास्ता खुला है, वो जिसको चाहे उसको वोट दे दे। मगर राजा भैया का किसी के पक्ष में खड़ा ना होना, ये उनके समर्थकों का होता है कि इशारा भर होता है कि इसको वोट करना। जी। तो कल के मतदान में ये दिखाई पड़ा, और राजा भैया ने मतदान करने के बाद ये कहा भी कि यहाँ एंटी इनकम्बेंसी थी। दूसरा कि मतदान से 2 दिन पहले अनुप्रिया पटेल, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख घटक दल हैं, अपना दल, उसकी अध्यक्ष हैं, और उन्होंने कहा कि राजा जो है वो माँ की कोख से नहीं पैदा मतलब होते हैं, ईवीएम से नहीं होते हैं। तो राजा भैया ने उसको बहुत, उनके लोगों ने उसका नेगेटिव लिया। कल ज़बरदस्त तरीके से विनोद सोनकर के खिलाफ वोटिंग हुई है, और 5 दिन पहले ही इंद्रजीत सरोज का बेटा इंद्रजीत दोनों गए थे, उनमें पैचअप भी हो गया, बाकायदा हो गया। उनके खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा था, वो भी वापस लेने की बात हुई। तो राजा भैया का एक तरह से देखा जाए तो वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में सही हो गया, एक बड़ा फायदा है। और यही नहीं हुआ, अब राजा भैया की तरफ से एक ऐलान आ गया कि उनके लोग मिर्जापुर में जा रहे हैं, जो अनुप्रिया पटेल के खिलाफ काम करेंगे। जी। तो अभी आपको अगले चरण में ये भी देखने को मिलेगा कि अनुप्रिया पटेल को अपनी सीट बचाना मुश्किल होगा। जी। बाराबंकी सर, तनुज पुनिया, पीएल पुनिया के बेटे हैं। बाराबंकी में लड़ाई सर्वाधिक 5वें चरण का जो मतदान हुआ है उसमें सर्वाधिक वोट बाराबंकी में पड़ा है। जी। और लड़ाई तो 1 to 1 ही है वहाँ पर, बसपा भी वहाँ लड़ नहीं पाई है। और राजरानी रावत और आपके तनुज पुनिया, जो पीएल पुनिया राज्यसभा के मेंबर हैं और उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार के मतलब जो नौकरशाहों में सबसे वो माने जाते थे, प्रभावशाली नौकरशाह माने जाते थे, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। तो इसमें बराबर की लड़ाई कल हुई है, और पलड़ा जो अंत में भारी दिखाई पड़ा वो तनुज पुनिया का ही भारी पड़ रहा है। क्योंकि वहाँ पर जो कुर्मी वोट है, बेनी प्रसाद वर्मा का अपना घर है, बेनी प्रसाद वर्मा की पौत्री को गोंडा से टिकट दिया है, तो कुर्मियों के अंदर भी एक है। और थोड़ा क्षत्रियों की नाराज़गी भी भारतीय जनता पार्टी से, जो राजा भैया उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों के एक आइकॉन माने जाते हैं, और वो इस तरह की बात आई तो वहाँ ठीक 2 दिन पहले जो उनका जो वो आया उससे और नाराज़गी बढ़ी है। क्योंकि जनरल वीके सिंह को लेकर के जो नाराज़गी थी पहले चरण शुरू हुई थी, वो राजा भैया पे आके और प्रगाढ़ हो गई है ठाकुरों की नाराजगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में, खासतौर से पूर्वांचल में, जो प्रतापगढ़, इलाहाबाद और आगे आप पढ़ेंगे तो जो ठाकुर समुदाय है उसमें राजा भैया को ठाकुर समुदाय अपना आइकॉन मानता है। और वो यदि राजा भैया पे कोई टिप्पणी होती है, विपरीत टिप्पणी होती है, तो वो उसको
गलत मानते हैं, जी 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 जी। उसको तो गलत मानते हैं। कैसरगंज और गोंडा, गोंडा सीट बड़ा चर्चा में रही है, कैसरगंज सीट बड़ा चर्चा में रही है, देखिए, ब्रजभूषण कैसरगंज सीट तो ब्रजभूषण सिंह को टिकट ना मिलना, उसको लास्ट मोमेंट तक भारतीय जनता पार्टी बचा के रख गई। एक समय तो ये आ गया कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, और वो जो अपने पहलवान हैं, जो रेसलर्स हैं, साक्षी मलिक हो, चाहे वो विनीत होगा, मतलब वो जो हैं, उन लोगों की जो नाराज़गी थी, जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन था, जिस तरह का माहौल था, सरकार से गंभीर नाराज़ थी, मगर वो सीट बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही थी। मगर ये हुआ कि जैसे ही प्रज्वल रेवन्ना और एच.डी. देवेगौड़ा के पुत्र का वहाँ पर जो हुआ कर्नाटक में, जैसे ही रेप वाला और वो सब मसला प्रकरण आया, तो उससे भारतीय जनता पार्टी थोड़ा और बैकफुट पे आई, और यही शायद वजह रही कि उन्होंने बेटे को टिकट दिया, उनके बेटे को टिकट दिया, करण को। हाँ, करण को टिकट दिया। अब वो भी बहुत लास्ट मोमेंट, तो एक माहौल तो वहाँ पर भी है, लड़ाई वहाँ भी कांटे की है। इस बार वो नहीं है कि जो माना जाता था ब्रजभूषण सिंह माने दबदबा जैसे बात होती थी, एक दबदबा, हाँ, हनक, वो नहीं है, वो नहीं है। क्योंकि 1 to 1 लड़ाई हो गई है। तो अब ये पलड़ा किसी का भी भारी हो सकता है वहाँ पे। और वहीं एक गैसड़ी का चुनाव हो रहा था, उपचुनाव हो रहा था, डॉक्टर एस.पी. सिंह के लड़के चुनाव लड़े थे, वो उसका खैर वो तो चुनाव ही नेपथ्य में ही चला गया, वो क्या रहा होगा। और गोंडा की जहाँ तक बात आ रही है, तो गोंडा में लास्ट मोमेंट पर जाके डिम्पल यादव ने जो चुनाव प्रचार की, एक रोड शो किया, उसका बड़ा एक मैसेज गया, और महिलाओं में खासतौर से एक ट्रेंड बदला, और वहाँ पर ठाकुरों की भी तादाद ज़्यादा है, यादवों के साथ साथ ठाकुरों। तो जो नाराज़गी है वो गठबंधन है, और वो और कुर्मी श्रेया वर्मा वहाँ से चुनाव लड़ी, बेनी प्रसाद वर्मा की पौत्री है, JNU की स्टूडेंट है, मतलब पढ़ी लिखी है। तो एक बड़ी लड़ाई इस बार की हुई है, और जो पूरा जो आपका चरण है, इसमें 1 to 1 लड़ाई है। कोई भी ऐसी सीट आप नहीं कह सकते जिसमें तीसरा दल कोई चुनाव लड़ रहा हो। अच्छा, विपक्ष, हम ये कह सकते हैं कि विपक्ष जो ये 5वां चरण है, इसमें विपक्ष के पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। आसार हैं जो कल मतदान हुआ है, जिसको हम लोगों ने समझा, जिसको हम लोगों ने सोचा। तो ये है 5वें चरण के 14 लोकसभा सीटों की उत्तर प्रदेश की समीकरण, और जिस तरीके जो मतदान हुआ उसमें क्या कुछ निकल के आएगा तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी तक जो दिखाई दे रहा है, वो विपक्ष के लिए जो 5 चरण हुए उससे सबसे ज़्यादा फायदा इस चरण में दिखाई दे रहा है, 5वें चरण में दिखाई दे रहा है।